वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरत सहानी। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ चुके हैं कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 पे। तो भाई तुम्हें पता है या नहीं पता अभी तक? मैंने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सब पढ़ाना शुरू करा दिया है वंस अगेन ऑन माई चैनल, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सारे वीडियो लेक्चर्स तुम्हें मिल रहे हैं। हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट जो यहाँ देख सकते हो तुम, कितने ईजी नोट्स हैं ये देख लो। क्लिक्सन की हर चैप्टर के मैंने अपलोड कर दिया मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो आप तो यहाँ से देख सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ है, चैप्टर पढ़ने के बाद हमें चाहिए होते हैं ऐसे क्वेश्चन जिससे मेरा पेपर बन के आ रहा हो, चाहे हाफेली का, चाहे प्री बोर्ड का, चाहे बोर्ड का। उसके लिए मैंने एक और चैनल खोल दिया, सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज़। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे तुम्हें सब्सक्राइब करना है जिससे वहाँ में तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स करा पाऊँ। अब तुम्हें बस करना क्या है, इन क्लासेस को अटेंड करना और मुझे अच्छे नंबर ला के दिखाने। एंड आई वांट कि ह्यूमैनिटीज़ का टॉपर इस साल तुम में से ही एक हो। ठीक है, तो आज मुझे प्रॉमिस करो दैट यस यू विल स्कोर 100 और 100 इन पॉलिटिकल साइंस। कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो और हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर को। फर्स्ट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था चैप्टर एंड ऑफ बायपोलैरिटी? अभी तक पढ़ लिया है तो ठीक है। अगर कोई भी कमी लगती है चैप्टर के अंदर तो दोबारा वीडियो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लेना। आज का चैप्टर और ज़्यादा आसान है। कंटेम्प्रेरी मतलब आज के ज़माने की, सेंटर्स ऑफ पावर मतलब डिफरेंट पावरफुल नेशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये आप देख सकते हो, ये रहे मेरे हैंड रिटन नोट्स सारे के सारे। और इन नोट्स से अगर तुमने 2 बार पढ़ लिया ना चैप्टर को, MCQ लॉन्ग शॉर्ट सारे यूं ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो भाई बिना कोई चार्ज लिए तुम्हारे से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैक नहीं है, कोई ऐप नहीं है, कुछ नहीं है, सब फ्री में तुम्हें मिल रहा है। अगर नंबर लाना चाहते हो तो दिस इज़ माई चैनल, गो एंड स्टडी। तो भाई शुरू करते हैं हम। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर इसका ओल्ड नेम है, अब इसका न्यू नेम क्या है? कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? देखो, अभी तक आपको पता है USA तो एक बहुत बड़ी सुपर पावर कंट्री है, और जो है आप USSR के बारे में भी पढ़ चुकी हो कि भाई 1991 से पहले सोवियत यूनियन नाम की एक सुपर पावर थी। अब जब वो ख़त्म हो गई तो बहुत समय तक अमेरिका अपनी दादागिरी करता रहा USA, बट धीरे धीरे और भी नेशंस डेवलप हुए और जो है सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुई जिन्होंने अमेरिका को टक्कर दी। ठीक है, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? जब 10-15 देश इकट्ठे बैठ जाए एक टेबल पे और कहें कि हम अब से साथ में हैं और एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ले। जैसे तुम क्लास के बच्चे सारे, एक तुमने अपना गैंग बना लिया, ठीक है, कि भैया वो जो लड़का बहुत बनता है ना क्लास में, वो बच्चा बहुत बनता है, उससे लड़ने के लिए हमने अपना गैंग बना लिया। काइंड ऑफ लाइक दिस सिचुएशन हमारे वर्ल्ड में भी होती है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। तो आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1991 में। ठीक है जी, न्यू सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर इमर्ज हुई, नए नए देश पावरफुल वाले इमर्ज हुए। ठीक है, इनमें से 3 हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला EU क्या? यूरोपियन यूनियन। इसके बारे में अगर तुम्हें अभी तक जानकारी नहीं है तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, वो तुम्हें पता होगा। तुमने देखा है ना कि यूरोप के अंदर आप ट्रेन में बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर बहुत ईजिली सफ़र कर सकते हो, सफ़र मतलब आ जा सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे उन कंट्रीज़ की सेम ही करेंसी है यूरो। ऐसा कैसे है? क्योंकि ये सब यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, काफ़ी उन्हें सेम करेंसी अडॉप्ट कर रखी है। तो ये दोस्तों ने बैठकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिससे कि ये USA की डोमिनेंस को थोड़ी टक्कर दे पाए, वरना तो USA का राज पूरी दुनिया में ऐसे था। आप आज भी देख लो, जहाँ जाओगे तुम्हें मैकडोनल्ड्स दिख जाएगा, जहाँ जाओगे तुम्हें ब्लू जीन्स पहने हुए लोग दिख जाएंगे, जहाँ जाओगे आपको अमेरिकन कल्चर से इन्फ्लुएंस लोग दिख जाएंगे। तो एक ज़माने में तो ये और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो धीरे धीरे कुछ नेशंस ने सोचा भाई हमें भी अब अपने आप को ताकतवर करना पड़ेगा। जो अकेले ताकतवर नहीं हो रहे थे उन्होंने गुटबाजी करी, ग्रुप्स बनाए एंड अमेरिका के डोमिनेंस को टक्कर दी। ठीक है, दूसरा आप पढ़ोगे साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन एशियन, और तीसरा चाइना, जिसे अकेले ने ही चाइना ने किस किस को टक्कर दे रखी है, ऑलमोस्ट हर कंट्री को पूरे वर्ल्ड की, यू नो कैसे। तो तीनों को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन से। पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? EU, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये इसका फ्लैग है ब्लू कलर का, 12 गोल्ड स्टार्स वाला। चलो बढ़ते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो यूरोप ना तहस नहस हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था? वो जर्मनी इटली और जो है ये ब्रिटेन फ्रांस, चारों ही वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर थे। हिटलर ने सब पे बॉम्ब फेंके थे, सब ने एक दूसरे पे बॉम्ब फेंके थे। तो ये तो बिल्कुल ही शैटर हो चुका था यूरोप बिल्कुल तहस नहस हो चुका था। बिल्डिंगें टूट गई, इनके लोगों पे जॉब नहीं है, खाना नहीं है, बहुत कुछ बर्बादी हो चुकी थी यूरोप के अंदर। बट अब यूरोप को खुद को बिल्डअप करना था। ऊपर से इनकी कॉलोनीज़ भी हट चुकी थी। इंडिया को भी आज़ादी मिल गई थी 1947 में, और भी कॉलोनियाँ इनकी हट गई थी। जो कॉलोनीज़ को लूट के पैसे कमाने थे वो भी नहीं हो रहा था। तो अब यूरोप को अपने आप को ठीक करना था, अपना रिकन्स्ट्रक्शन करना था। तो जब भी कोई मुसीबत में होता है ना, ज़्यादातर अमेरिका ही उसकी मदद करने जाता है। तो इनकी मदद भी सबसे शुरुआत में अमेरिका ने ही करी। यूरोप के ये जितने भी
देश थे, इनके सामने दो क्वेश्चन थे, या तो अभी भी अपनी ओल्ड राइवलरीज यानी कि अपनी दुश्मनियों को निभाते रहें, या फिर जो है एक नया दोस्ती की तरफ अपना हाथ बढ़ाए। तो इन्होंने सोचा चलो दोस्ती करते हैं, और इन्होंने जाके जो है अमेरिका से क्या मांगा, मदद मांगी। अब अमेरिका ने नहीं दिया ढेरों लाखों करोड़ों डॉलर्स का चंदा, इसको हमने कहा मार्शल प्लान। ये देखो यहाँ पे सब लिखे हैं, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर शैटर्ड मेनी ऑफ द अजम्पशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑन विच द यूरोपियन स्टेट हैड बेस्ड देयर रिलेशन। पहले तो ये लड़ते रहते थे, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हें समझ में आया लड़के कुछ नहीं होगा। तो 1945 में यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड द रुइंस ऑफ इकोनॉमीज और डिस्ट्रक्शन, इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हमें वापस से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ठीक है। एंड दे फॉलोड, क्या करा इन्होंने मार्शल प्लान लगाया, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अब आगे, ये डेट एंड इवेंट्स है जो आपको लर्न करनी है। तो 1945 के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इन्होंने सोचा अब अपनी इकोनॉमी को ठीक करते हैं। सबसे पहले इनको जो है मदद देने आता है यूएसए अंडर द मार्शल प्लान। मार्शल नाम के एक लीडर के ऊपर बना गया। इसमें जो है फाइनेंशियल एड दिया गया, फाइनेंशियल एड मतलब चंदा दिया गया, बहुत सारे पैसे दिए अमेरिका ने इन कंट्रीज़ को, जिससे कि अपने आप को संभाल पाए। अब इसी मार्शल प्लान के अंडर में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था OEEC। होपफुली आपको दिख रहा हो, वरना ये फ़ोन्स थोड़े छोटे हैं तो मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो ये NCERT की लाइन्स है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, EU जो हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे हुआ था। तो अंडर द मार्शल प्लान के अंडर में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक्स कॉपरेशन बनी थी कि इकोनॉमी में एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। दोस्ती तो पहले इकोनॉमी ठीक करने से ही हुई। इसका नाम रखा इन्होंने OEEC, एंड ये 1948 में बनी थी। किस लिए कि ये जो चंदा दिया है यूएसए ने इतना सारा, ये आपस में उसे बांट पाए और जो है तरीके से उसको यूज़ कर पाए। फिर 1949 में ये यूरोप की कंट्रीज़ ने अपनी बना ली काउंसिल ऑफ यूरोप। ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई थी कि आपस में हर कंट्री डेमोक्रेसी ला पाए, ह्यूमन राइट्स अच्छे कर पाए और पॉलिटिकल कॉपरेशन कर पाए। फिर इन्होंने 1957 में बनाई अपनी EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये किस लिए बनाई थी कि फ्री ट्रेड कर पाए। अब जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई सामान बेच रही है तो बहुत मोटे तारीफ टैक्सेस लगते हैं, तो भाई वो कम लगे। जैसे ये लोग क्या करते हैं, हम फ्री ट्रेड करते हैं ना, तुम लगाना हम कुछ बेचेंगे ना हम लगाएंगे तुम कुछ बेचोगे, तो इसलिए इन्होंने अपनी एक इकोनॉमिक कम्युनिटी भी बना ली कि आपस में डिस्कशन कर पाए। एंड देन 1957 के बाद 1991 में क्या होता है, सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता है। जैसे ही सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो ये यूरोपियन यूनियन बनने का जो फैसला था वो और ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो गया। जितनी भी कंट्रीज़ पहले सोवियत यूनियन के अंदर में आती थी उनको भी अब क्या लग रहा था कि यार अब हमें किसी और का साथ देना चाहिए। तो ये सब ने 1991 में जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, 1992 में इन्होंने क्या बना लिया, अपना यूरोपियन यूनियन, एक ऐसा पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्री का यूनियन जिसकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी थी और सिक्योरिटी पॉलिसी थी। फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब क्या होता है, देखो फॉरेन पॉलिसी मतलब हम बाहर के देशों के साथ कैसे डील करेंगे। जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चाइना के लिए अलग होगी, पाकिस्तान के साथ हमें कैसे डील करना है और जापान के साथ कैसे करना है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी काउंसिल, हमारी कैबिनेट्स मिलकर फैसला लेते हैं कि हम बाहर के देशों से कैसे डील करेंगे। और सिक्योरिटी कि हमारे पे अगर कोई हमला करे तो हम अपना डिफेंस सिस्टम कैसे करेंगे। तो हर देश की सिक्योरिटी और जो है हमारी ये फॉरेन पॉलिसी अलग होती है। इन्होंने ये यूरोपियन यूनियन बनाई और कहा कि हम थोड़ी सेम रखेंगे, मतलब हम में से एक पर भी अगर कोई अटैक करेगा तो हम सब मिल के जवाब देंगे। ऐसी इन्होंने अपनी कॉमन फॉरेन पॉलिसी बनाई। और अगर हमारा कोई दुश्मन है और हमारे बराबर वाली कंट्री का भी और वो EU का मेंबर ही है तो हम उसको भी अपना उसका नहीं, हम उससे जाके फ्रेंडशिप करने लग जाएंगे, नहीं। सब EU ये जो 14-15 कंट्रीज इकट्ठी आई थी, इन्होंने अपने आप को एक दूसरे के बिल्कुल मिक्स कर लिया एक दूसरे के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, जस्टिस एंड अफेयर। द EU ऑल्सो प्रमोटेड कॉपरेशन इन जस्टिस एंड होम अफेयर। और एक दूसरे की मदद करेंगे जस्टिस लाने में और घर के फैसले। होम अफेयर्स मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब देखने में। और सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने करी वो क्या करी, कॉमन करेंसी बना दी कि हम सब कंट्रीज़ में सेम ही करेंसी चलेगी जो होगी यूरो। तो इस तरीके से यूरोपियन इंटीग्रेशन हुआ आफ्टर 1945, यानी कि यूरोपियन यूनियन बना था। तो आपको ये लर्न करना है। सबसे पहले क्या हुआ, मार्शल प्लान आया 1945 के अंदर। सबसे पहले क्या हुआ, मार्शल प्लान के अंडर OEEC बना। फिर 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनी, ये 1 मार्कर में आएगा MCQs में। फिर क्या बनी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। फिर सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद 1992 में यूरोपियन यूनियन फाइनली बन गया, जिसमें इनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी थी, कॉमन जस्टिस एंड अफेयर था और सिंगल करेंसी बना देते हैं ये अपनी यूरो, ठीक है जी। अब यूरोपियन यूनियन बन गया। बनने के बाद इसके फ़ायदे क्या थे,
तुम बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप में हो रहे हो तो कुछ फ़ायदा होगा, तभी तो तुम उसके ग्रुप में आ रहे होगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या फ़ायदे थे और क्या क्या फंक्शन थे, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है ये यूरोपियन यूनियन हमारी। तो यूरोपियन यूनियन पहले तो क्या थी, बस एक इकोनॉमिक यूनियन थी कि एक दूसरे की इकोनॉमी में मदद करेंगे, हम मिलके पैसा कमाएंगे। बट धीरे धीरे ये पॉलिटिकल होने लग गई और एक नेशन स्टेट की तरह काम करने लगे, एक बड़े नेशन की तरह काम करने लगे, नॉट एज अ सेपरेट कंट्री। ठीक है, फिर EU हैज़ एक्सपैंडेड इट्स ग्रोथ ऑफ द न्यू मेंबर्स इंक्लूडिंग द सोवियत ब्लॉक के मेंबर्स। फिर क्या हुआ, जैसे सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो सोवियत यूनियन के जितने भी चमचे थे वो भी EU में आने लगते हैं। ठीक है, एंड EU ने अपने आप को और ज़्यादा एक नेशन की, हम सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नॉर्मल सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि बैठ के बस मीटिंग करें, नहीं, हम बहुत ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने खुद के क्या बना लिया, इन्होंने अपना फाउंडिंग डे बना लिया, करेंसी तो इनकी थी ही, एक ऑफिशियल सॉन्ग भी बना लिया इन्होंने अपना, जिससे कि इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग करा। ठीक है, अब ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, इसको आप देख लो, ये है सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स है इसमें 12, और ये इनकी यूनिटी को दिखाता है कि हम सारी कंट्रीज आपस में यूनिटी में रहेंगी। EU के कितने मेंबर्स हैं, मैं आपको एक मैप लगा के दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये देखो, ओल्ड मेंबर, न्यू मेंबर, ये सब कंट्रीज एक दूसरे का साथ आज के तारीख में दे रही थी जिस टाइम पे हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चैलेंजेस टू डीपर इंटीग्रेशन। अब बहुत सारी कंट्रीज़ तो EU में बहुत खुश होकर आ जाती थी, बट काफ़ी कंट्रीज़ जो है EU को अपनी पावर्स देने में डरती थी। वो कहते थे कि भाई हमें अपनी गवर्नमेंट भी चाहिए। जैसे मैंने कहा, फ्रांस EU का मेंबर है तो फ्रांस EU की गवर्नमेंट तो बातें तो मानेगा ही, बट फ्रांस के लोग डरते थे कि भाई ऐसा ना हो कल को जैसे हमारी गवर्नमेंट कंट्री की ख़त्म हो जाए और सिर्फ ये EU की रह जाए। तो दे वॉन्टेड देयर सोवरेनिटी, दे वॉन्टेड कि उनकी कंट्री सही से चल पाए। सम मेंबर कंट्रीज ऑल्सो हैव रिजर्वेशंस अबाउट एडमिटिंग न्यू कंट्रीज इनटू EU। और कुछ कंट्रीज़ को अच्छा नहीं लगता था ये, इसकी मतलब क्या थे, प्रॉब्लम्स जो खड़ी होती थी इनके अंदर। कुछ कहते थे भाई इन न्यू मेंबर्स को मत लेकर आओ आप, क्यों, ये नहीं कि हम किसी को भी अपने ग्रुप के अंदर मेंबर बना लेंगे। अब ये EU कितनी पावरफुल है यहाँ आप देखो। ठीक है, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, चाहे डिप्लोमेसी का हो, चाहे मिलिट्री का हो, चारों तरफ से EU बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके GDP की बात करो, ठीक है, यानी कि जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, ये है $19.35 ट्रिलियन 2024 में। कहीं ना कहीं इनका GDP अगर मिक्स, कैसे है ये इतना ज़्यादा GDP, ये बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का मिक्स करके है, तो इतने बड़े GDP से ये अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। दूसरा, इनकी करेंसी यूरो, ये डॉलर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है कई बारी। ठीक है, तो ये इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी एंड कैन चैलेंज द US डॉलर। तो ये तो महंगी तो होता है ये यूरो डॉलर से, बट ये स्ट्रॉन्ग इतनी है कि ये डॉलर को टक्कर दे सकती। कोई और करेंसी है तो तुम सोच लो डॉलर को टक्कर दे सकते हैं, नहीं, यही करेंसी है। और वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात करें, EU हैज़ अ लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड देन USA। अब ट्रेड, अगर हम इसका ट्रेड देखें तो अमेरिका से ज़्यादा ट्रेड होता है इनका। अगर एक कंट्री का देखोगे तो नहीं होगा, ये सब मिक्स हो गई आपस में, इन्होंने यूरोपियन यूनियन बना ली, तो इनका ट्रेड जो है अमेरिका से कहीं ज़्यादा है। तो उसका क्या फ़ायदा है कि ट्रेड रिलेटेड इशूज़ पे जिसका ट्रेड ज़्यादा है उसी की तो बात सुनी जाएगी। तो कई बार फैसले इनके हक में होते हैं USA और चाइना से ज़्यादा। वाई? बिकॉज दे आर लार्जर इन नंबर, इनका ट्रेड और ज़्यादा है, प्लस इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ पे बहुत इन्फ्लुएंस है। ये जो EU है इसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की वजह से ये एशिया अफ्रीका में बहुत ज़्यादा अपनी इन्फ्लुएंस दिखा पाती है। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मेंबर है EU, जिससे वो जो है वर्ल्ड ट्रेड को ऑर्गेनाइज कर पाती है। तो ये क्या हुआ, ये EU, ये जो नेशंस थे अगर ये अलग अलग होते तो ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जब इन्होंने अपनी EU बनाई, इससे क्या हुआ, ये अमेरिका के टक्कर के खड़े होने लायक बन पाए, समझे। तभी इस चैप्टर का नाम क्या है, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर होता था, अब बदल दिया इस नाम के नाम को। बट कहीं ना कहीं यही है कि ये सब जब इकट्ठे हुए ना तो ये बहुत पावरफुल वे में बाहर निकल के आ पाए। अब इनकी कुछ कमियां भी हैं, ये तो हमने इनकी बड़ाइयाँ सुन ली ना। अब इनकी जो है, पहले डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे, मिलिट्री इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे, फिर इनकी कुछ कमियां पढ़ेंगे। अब अगर इनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के बारे में बात करो तो यूरोपियन यूनियन पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहली बात, इनका एक मेंबर तो कहाँ बैठा है, UN की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है फ्रांस। ठीक है, अगर कोई भी फैसला EU के खिलाफ हो रहा होगा तो वो वीटो कर देगा, मतलब लिया नहीं जाएगा इनके खिलाफ कोई भी फैसला। तो कितनी स्ट्रॉन्ग बात है ये। पहले तो ब्रिटेन भी था, बट ब्रिटेन अब इनका मेंबर नहीं है, ब्रिटेन ने EU से एग्जिट मार लिया। ठीक है, EU में बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर भी है। ठीक है,
और ईयू की इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल डिसीजन पे बहुत सारी होती है। कई बार यूएसए की बात नहीं मानी जाती अगर ईयू कहता है ये नहीं मानो, ठीक है। जैसे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के टाइम पे ईयू ने अमेरिका का साथ नहीं दिया था। ईयू मेनली यूजेस डिप्लोमेसी। अब ईयू की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, ये क्या है, ये पीसफुल नेगोशिएशन में बिलीव करती हैं। जैसे अमेरिका का तो ये है ना कि ठीक है वॉर शुरू कर दो, ये कंट्रीज़ ऐसी नहीं है, ये चाहते हैं कि पीसफुली नेगोशिएट करके, डायलॉग करके अगर आप किसी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हो तो ऐसे सुलझाओ रेदर देन आप मिलिट्री करो, ठीक है। इट हैज़ हेल्ड डिस्कशंस विद चाइना ऑन इशू लाइक ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। साथ ही के साथ में जब चाइना के अंदर आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ रही है, बट ये पॉल्यूशन भी तो इतना करते हैं, तो ये कई बार चाइना को जाके इन बातों के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ना ही आप लोग ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखते हो, ना ही आप लोग पॉल्यूशन का ध्यान रखते हो। सिविल और डिफेंस की बात करो, अगर इनकी कंबाइन फोर्सेस हम देखें तो वो सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट लार्जेस्ट मिलिट्री किसकी है वर्ल्ड में? अमेरिका की। दूसरे नंबर पे किसकी है? ईयू की। अगर ये कंट्री अकेली होती तो क्या होती है अमेरिका की टक्कर की? नहीं। अब सेकंड लार्जेस्ट बन गई बिकॉज दे आर इन अ ग्रुप, ठीक है। ईयू का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है सेकंड है आफ्टर यूएसए। सबसे ज़्यादा खर्चा यूएसए करता है अपनी मिलिट्री पे, उसके बाद कौन करती है? ईयू की कंट्रीज़। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के पास 335 न्यूक्लियर वेपन भी है, तो भाई और स्ट्रॉन्ग बन गई है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन भी है। एंड ईयू इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लीडिंग सोर्स ऑफ स्पेस एंड जो है हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इनके पास स्पेस एंड कम्युनिकेशन, जैसे अमेरिका पे नासा है, इनके पास भी स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से ये अमेरिका को टक्कर देती है। अब आता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ईयू? क्या चीज़ें हैं जो ईयू को कमज़ोर करती हैं, ठीक है। सबसे पहले है ईयू इज़ अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ईयू डिसीजंस लेती है इकोनॉमी पे, पॉलिटिकल पे, सोशल इश्यूज़ पे, बट हाउ एवर मेनी कंट्रीज़ जो है उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। तो ईयू ना ज़्यादातर इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पे फोकस करती है, बट फॉरेन पॉलिसी हर कंट्री की अलग है। जैसे मैं कहूँ फ्रांस की, तो फ्रांस की अपनी फॉरेन पॉलिसी की फ्रांस को इंडिया के साथ कैसे बिहेव करना है, या फिर आप कहो इसका एक और मेंबर अगर कोई और आप कंसिडर करो जर्मनी, तो जर्मनी को इंडिया के साथ कैसे रहना है या चाइना के साथ कैसे रहना है, वो सब अपनी अलग अलग फॉरेन पॉलिसी बना के डिसाइड करेंगे ना। तो ये जो है फॉरेन पॉलिसीज़ हर कंट्री चाहती है हमारी अलग हो, ईयू उसमें दखल अंदाजी ना करे। तो ये अपने आप को एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं बनाना चाहते हैं, जैसे सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन की तो कॉमन फॉरेन पॉलिसी थी ना, नहीं। तो इन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन करनी है और इन्हें अपना नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्या हुई, काफ़ी बार जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इनका, जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया। अब तो ब्रिटेन इसका मेंबर भी नहीं है, बट पहले की बात है, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कई बार यूएसए को सपोर्ट करते थे और बाकी जो है ईयू के मेंबर्स नहीं करना चाहते थे। मैनी न्यू ईयू मेंबर ज्वाइन द यूएस लेड कोलिशन ऑफ द विलिंग, बट उसी समय पे जर्मनी और फ्रांस ने इसे अपोज करा था। तो ये क्या हुआ, जब यूएसए हमला करने जा रहा था कहीं पे, आप सोचो, तो भाई ब्रिटेन कह रहा कर लो, बट फ्रांस और जर्मनी मदद नहीं करना चाह रहे थे उस समय पे। तो कई बार इनमें आपसी में भी सहमति नहीं होती है, ठीक है। ये इनकी क्या है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट आया इनका केस स्टडीज़ में इराक वॉर के टाइम पे। ये सबसे फेमस इनकी केस स्टडी है, यही जो मैंने आपको बताई, जो आपको ये लर्न करनी है कि हमेशा एक दूसरे का साथ ये नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, यूरोस्केप्टिज्म। ये लोग डरते हैं कि भाई ईयू की सरकार जो है वो हमारे देश में दखल अंदाजी ना करने लगे। एग्जाम्पल दे रखा यूके का, यूके तो अब इसका मेंबर ही नहीं है, तो आई थिंक एनसीईआरटी में से एग्जाम्पल निकाल देना चाहिए, बट चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। दैट मार्गरेट थैचर ने यूके को यूरोपियन मार्केट से बाहर रखा था, यानी कि उन्होंने ब्रिटेन को यूरोपियन मार्केट से बाहर रखा। तो ईयू में हो तो मार्केट तो कॉमन थी इनकी, बट इन्होंने बाहर रखा था। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्टर्स ट्रीटी नहीं अपनाई थी, मतलब इन्होंने कॉमन करेंसी जो थी ना इनकी कि सबके यहाँ यूरो चलेगी, इन्होंने ये नहीं अपनाई थी, चाहिए ईयू के मेंबर बन गए थे, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आया, डिफरेंट व्यूज अमंग मेंबर कंट्रीज लिमिट द ईयूज एबिलिटी टू एक्ट विद वन वॉइस इन फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। तो वैसे तो ये पक्के एक बहुत बड़ा नेशन है, ट्रेड रिलेटेड इशूज़ में, इकोनॉमिक इशूज़ में इनकी पावर बहुत ज़्यादा है, बट जब बात आती है फॉरेन पॉलिसी की तो तब ये कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। विद दिस हम आते हैं अपनी सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन पे, जो है एशियान। इसका नाम तो शायद तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, और बट ये उन कंट्रीज़ का मिक्सचर है जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, ठीक है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले ये देख लो, ये है एशियान का मैप और ये है इसकी कंट्रीज। चलो पढ़ते हैं ये कैसे दोस्त बने और कैसे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे यूरोपियन और जापानीज़ ने कब्जा कर रखा था। जैसे इंडिया में कॉलोनी बना रखी थी ना, इन कंट्रीज़ के अंदर भी यूरोप ने और जापान ने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी और इनको बहुत ज़्यादा अत्याचार करा, ठीक है जी। फिर क्या होता है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, ये कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी। पहला नेशन बिल्डिंग, जैसे इंडिया के अंदर था, हमारे को जैसे
आज़ादी मिली तो अब हमें नेशन बिल्ड करना था ना, पहले पार्टीशन हुआ, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में आप पढ़े हो, हमने अपनी कंट्री को बनाया। इनके साथ भी सेम ये था, जैसे ही इन्हें आज़ादी मिलती है कॉलोनियलिज्म से, इन्हें अपनी पॉवर्टी हटानी थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हटानी थी, और ऊपर से इनके ऊपर भी कोल्ड वॉर का प्रेशर था कि या तो अमेरिका की तरफ चले जाओ या यूएसएसआर की तरफ चले जाओ। तो इन कंट्रीज़ ने क्या करा, इन कंट्रीज़ ने जो है अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली एशियान नाम की, पीस, कॉपरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब इसी समय पे एक और ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम है नैम। नैम क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसके बारे में आप बुक 2 में पढ़ोगे। देखो कोल्ड वॉर का टाइम पे मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी बार कि पूरा वर्ल्ड 2 गैंग्स में बट चुका था। एक था यूएसएसआर का गैंग, ठीक है, और एक था यूएसए का गैंग। यूएसए के साथ बहुत सारे लोग जाते थे, कुछ लोग यूएसएसआर के साथ जाते थे, बट कुछ लोग ऐसे थे जो किसी के साथ भी नहीं जाते थे। जैसे हम इंडिया, जब इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया तो इंडिया के पास भी चॉइस थी कि या तो वो अमेरिका की साइड ले या तो वो यूएसएसआर की साइड ले। बट हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने बंदुंग कॉन्फ्रेंस करी थी 1955 में, और हमने और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ ने मिलके फैसला करा था कि हम चलाएंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि हम किसी भी मेंबर नहीं बनेंगे किसी भी ग्रुप का। तो पहला ये एफर्ट हुआ था कोल्ड वॉर को हराने के लिए कि हमारी कंट्री ने कहा, इंडिया ने, हम किसी का भी मेंबर नहीं बनेंगे। बट इससे भी एशियान के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ था। तो एशियान के लोगों ने सोचा कि हम अपने आप को बचाने के लिए अपनी और बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और इसलिए इन लोगों ने क्या बनाई, इन्होंने बनाई अपनी एशियान। ठीक है, अब कौन सी ईयर में बनी थी एशियान और कैसे बनी थी ये आपको लर्न करना है। हाउ वॉज एशियान फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर एग्जाम में। तो एशियान इस्टेब्लिश हुई थी 1967 में बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन मतलब एक जो है आप कह सकते हो अग्रीमेंट साइन करके ये बनी थी। ठीक है, जिसने एशियान को एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। इसके फाउंडिंग मेंबर थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज़ ने मिलकर जो है क्या बनाई थी, एशियान बनाई थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्यों थे इन्होंने बनाई, क्यों कि भाई ये बहुत गरीब थे, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए और इनके कल्चर को डेवलप करने के लिए बनाई थी। अनदर ऑब्जेक्टिव ये था कि रीजनल पीस लेकर आ पाए, क्योंकि ये सब पड़ोसी देश थे ना, तो आपस में जैसे इंडिया पाकिस्तान का रिवर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना और इंडिया का, तो इन्होंने कहा हमारी जो भी डिस्प्यूट है हम लड़े ना, हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है एशियान, इसमें बैठ के सॉल्व कर लेंगे, इसलिए इन्होंने एशियान बनाई थी। ठीक है जी, तो रूल ऑफ लॉ ये सब मेंटेन करने के लिए इन्होंने अपनी एशियान बनाई। फिर धीरे धीरे और लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट आ गया, यानी कि बाकी कंट्रीज़ को उन्होंने कहा हमें भी मेंबर बना लो, तो इन्होंने कहा बन जाओ। लेटर ब्रूनिया, दारुसलाम, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, कंबोडिया ने भी एशियान को ज्वाइन कर लिया, और अब इनके मेंबर बन गए 10। तो 10 मेंबर की ऑर्गेनाइजेशन बनी हमारी एशियान। बट इनका ईयू जैसे सपने नहीं थे कि हमें अमेरिका को टक्कर देना है, ये वो नहीं। इन्हें बस अपनी इकोनॉमी संभालनी थी, अपना कल्चर संभालना था, और आपस में लड़ाई नहीं करनी थी। ठीक है, तो अनलाइक द ईयू इन्हें जो है कोई सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनना था। सिंपल सा इनका काम था एशियान वे। इनका काम क्या था कि भाई हम एक दूसरे को जो है एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे, एंड एक दूसरे की नेशनल सोवरेनिटी में दखल नहीं देंगे। नेशनल सोवरेनिटी मतलब होती है एक कंट्री की खुद को गवर्न करने की पावर। जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल था तो हम सॉवरेन नहीं थे। आज की तारीख में हम सॉवरेन हैं। तुम्हारी कंट्री के फैसले कौन ले रहा है? तुम्हारे पीएम, तुम्हारे सीएम, तुम्हारे प्रेसिडेंट तो खुद चूज़ करें ना, कोई ब्रिटेन वाला आके तो नहीं ले रहा है कि राजा रानी ले रहे हो ब्रिटेन की, नहीं। तब हम सॉवरेन नहीं थे। तो ये लोग भी बहुत मुश्किल से इन्होंने ये सॉवरेनिटी हासिल की थी जापानीज से, यूरोपियन से। तो इन्होंने कहा भाई हम कोई सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रहे, अपने देशों की पॉलिटिक्स खुद संभालेंगे, बट यहाँ बैठकर बाकी प्रॉब्लम्स को हम सुलझाएंगे। इसलिए इन्होंने अपना एशियान बनाया था, और इसी को एशियान वे कहते हैं। तो एग्जाम में एशियान वे आएगा तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिख देने हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि इन्होंने अपनी इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई, एक दूसरे को और साथ देने के लिए। ठीक है, अब एशियान की जो इकोनॉमी है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। ठीक है, और इनिशियली एशियान ने यही फोकस करा था कि हम अपनी इकोनॉमी को बढ़िया करेंगे। बट 2003 में इन्होंने डिसाइड करा कि हम अपने 3 पिलर्स बनाते हैं, 3 कम्युनिटीज़ बनाते हैं, तो बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देगी। 3 कम्युनिटीज़ कौन सी इन्होंने बनाई, एग्जाम में 2 मार्कर 4 मार्कर हर एक में आएगा ये क्वेश्चन। पहली बनाई एशियान की इन्होंने सिक्योरिटी कम्युनिटी, जो इनकी पीस का ध्यान रखेगी। दूसरी बनाई इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो फ्री ट्रेड कराएगी आपस में इन कंट्रीज़ में। और तीसरी थी सोशल इकोनॉमिक कम्युनिटी,
सोशल कम्युनिटी जो इनके कल्चर को, क्योंकि इन सबका कल्चर अलग अलग है, थाईलैंड का अलग है, ब्रुनेई दारुसलाम का अलग है, सबका अलग है, कि सबके कल्चर को प्रमोट करेगी। ये इन्होंने अपनी कम्युनिटी बना ली थी, ठीक है। अब पहले बात करते हैं इनकी एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी की। इसका क्या मैकेनिज्म था, क्यों ये बनाई थी। तो एशियन के लोग बिलीव करते हैं कि आपस में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, इंडिया चाइना का भी है थोड़ा बहुत डिस्प्यूट, बॉर्डर्स को लेकर बहुत सारा है, तो इन्होंने कहा कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो हमारे यहाँ पे है, तो इनको पीसफुली हम एशियन की मीटिंग हॉल में बैठ के सॉल्व कर लेंगे, एक दूसरे पे बॉम्ब नहीं फेंकेंगे, वॉर नहीं करेंगे। मेंबर कंट्रीज अग्रीड टू फॉलो पीस, न्यूट्रलिटी, कॉपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, और ना ही एक दूसरे के ऊपर जाके हमला करेंगे कि उनकी गवर्नमेंट को अपने अंडर में ले ले। द एशियन रीजनल फोरम ARF कोऑर्डिनेट्स रीजनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, और अपनी एशियन रीजनल फोरम भी बना ली, जिससे इन्होंने क्या सोचा कि भाई एक दूसरे के रीजन की सिक्योरिटी को हम ध्यान देंगे। तो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी इसलिए बनी, ठीक है जी। फिर एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी किस लिए बनाई थी, इसलिए बनाई थी जिससे इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो एशियन वांट्स टू स्ट्रेंथन द एशियन का सारा इकोनॉमिक सिस्टम, तो इसलिए इन्होंने अपनी इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। तो ऑल्दो स्मॉलर देन USA एंड जापान, इट इज़ ग्रोइंग मच फास्टर। तो ऐसे आप देख सकते हो कि इनकी इकोनॉमी बहुत छोटी है USA, जापान और EU से, बट फास्टली ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। एशियन ने इसलिए अपना फ्री ट्रेड एरियाज बनाए, रीजन्स वेयर ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स आर रिड्यूस्ड और रिमूव। फ्री ट्रेड मतलब क्या होता है कि अगर आप बाहर के देशों को इम्पोर्ट करके बना रहे हो तो उसमें टैरिफ, टैक्सेस बहुत कम लगेंगी या लगेंगे ही नहीं। तो इन्होंने फ्री ट्रेड क्यों करा है कि बाहर के देश से कंपनीज इनके यहाँ के अपनी MNCs लगाएं, अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, उनके लोगों को जॉब मिले और ये लोग पैसा कमा पाए, ठीक है। बोथ द US एंड चाइना साइन FTAs विद एशियन, और जैसे ही इन्होंने अपने जो है फ्री ट्रेड करा तो USA और चाइना इनके पास चले गए और इनके यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी और उन्होंने पैसे कमाए। नाउ एशियन वांट्स टू स्ट्रेंथन देयर एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, तो इसलिए इन्होंने अपना एशियन का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया कि आपस में कोई लड़ाई हो तो हम उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसी का, कि एशियन ने और क्या क्या काम करे थे। तो एशियन इज़ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे EU इतनी इंपॉर्टेंट है आज के समय पे साउथ एशिया में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अपना विजन 2020 एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था बहुत पुराने ज़माने, अब तो 2020 को भी इतना समय हो गया है, जिसमें उन्होंने पीस, कॉपरेशन, डेवलपमेंट की बातें लिखी थी, और इनका मेन गोल यही था कि कोई भी डिस्प्यूट हो तो हम नेगोशिएशन करेंगे, बातचीत करके हम फैसलों को निकालेंगे। बट कॉन्फ्लिक्ट्स है जिनको इन्होंने सॉल्व करा था, जैसे कि एशियन ने हेल्प करा था कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट हेल्प जो है उसको एंड करने में। अब कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट क्या है मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, आप वैसे ही सर्च कर लेना। और ईस्ट तिमोर के अंदर जो क्राइसिस हो रहे थे उसे सॉल्व करने में भी इन्होंने बहुत हेल्प करी। और बात करते हैं और क्या क्या इन्होंने करा। एशियन होल्ड्स एनुअल मीटिंग टू प्रमोट ईस्ट एशियन कॉपरेशन। इनकी मीटिंग खाली दिखावे की नहीं होती है, रेगुलरली होती है, जिससे ये कॉपरेट कर पाए एक दूसरे से। और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर जैसे इंडिया और चाइना के साथ हमें कैसे डील करना है, ये सब बैठ के ये उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एशियन की मेन स्ट्रेंथ क्या है, कंसल्टेशन में, कि आपस में बातें करते हैं, कॉपरेशन में और डायलॉग में। इट इज़ द ओनली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया वेयर एशियन कंट्रीज एंड मेजर वर्ल्ड पावर डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशू। तो ये वही पावर है, एशिया जो पूरा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, जहाँ पे हम सब बैठ के आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो विद दिस ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पावर पे, जिसका नाम है चाइना, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं। तो चाइना मेजर पावर है वर्ल्ड की, हमें पता ही है, बट इन 1978 चाइना ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे। जैसे ही चाइना ने अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, उससे पहले चाइना कम्युनिज्म पे प्रॉपर चलता था, बट फिर इन्होंने अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे तो उसके बाद इनकी इकोनॉमी भी ग्रो हुई, और आज चाइना जो है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर चाइना इसी स्पीड पे चलता रहा तो 2040 तक चाइना USA को बीट कर देगा, ठीक है। अब चाइना जो है इकोनॉमिक ग्रोथ ईस्ट एशिया का सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री है, ठीक है। एंड इसकी इकोनॉमी की वजह से ये अपने आसपास के जो एरियाज़ हैं उन पे भी बहुत इन्फ्लुएंस जमा पाता है। जैसे अमेरिका करता है ना कि किसी कंट्री को मदद चाहिए जाके मदद करने लगेगा, ये साउथ ईस्ट एशिया के जितनी कंट्रीज़ आप देखोगे ना वहाँ चाइना के हेडक्वार्टर्स बने हुए, क्योंकि चाइना इनको फाइनेंशियली एड करता है, मदद करता है, ठीक है जी। चलो अब चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की इकोनॉमी, पॉपुलेशन, उसका पॉलिटिकल जो कल्चर है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब चाइना की स्ट्रेंथ है, ठीक है। क्योंकि इनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो लेट्स स्टडी कि चाइना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना
तो बना कैसे, ठीक है। फाउंडेशन एंड सोवियत इन्फ्लुएंस, मैंने आपको बताया था ना अभी कि चाइना में कम्युनिज्म था, तो चलो पढ़ते हैं। तो आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, तो 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया था, यानी कि चाइना एक देश बन गया था। पहले चाइना में भी बहुत किंगडम्स होते थे। फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, इट्स इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। तो चाइना की शुरुआत कैसे हुई थी, सोवियत यूनियन की तरह कम्युनिज्म पे, जहाँ पे सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, कलेक्टिव फार्म्स होंगे, गवर्नमेंट के अंडर में सब कुछ आएगा, प्राइवेट लोगों के पास इंडस्ट्रीज ज़मीनें नहीं होगी। तो वो चाइना कम्युनिस्ट था। और आज के समय में चाइना कितना ग्रो कर रहा है, सोवियत यूनियन तो ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तहस नहस हो गया। तो यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि चाइना का सोवियत यूनियन वाला हाल क्यों नहीं हुआ। शुरू तो इन्होंने भी कम्युनिज्म से ही करा था। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड चाइना जैसे ही कम्युनिज्म बना था, तो इसने सोचा कि मैं कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड से कोई नाता नहीं रखूँगा। और कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड मतलब यूएसए और ईयू की कंट्रीज जितनी भी है। तो 1949 में चाइना जब देश बना, तो चाइना ने कहा कि मैं बाहर के देशों के साथ कोई मतलब नहीं रखूँगा कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड के पास। तो इसलिए इनके पास एक ही अपने पास चॉइस बची थी कि या तो अपनी रिसोर्सेज पे अपनी कंट्री में उगाओ, बनाओ, खाओ, जैसे सोवियत यूनियन करता था, इंडस्ट्री पिंस टू कार्स तक सब बना रहा था। इनके पास भी वही चॉइस थी कि खुद सब कुछ करो, या फिर सोवियत यूनियन जो मदद दे रहा है उस पर डिपेंड हो जाओ। तो द मॉडल ऑफ चॉइस जो था इनका, इसमें इन्होंने सोचा कि हम अपनी रिसोर्सेज पे जो है काम करेंगे, एंड जो है हम सोवियत यूनियन से भी कभी कभी मदद लेंगे बस। सबसे पहले इन्होंने अपनी एग्रीकल्चर को टॉप लेवल का बनाया। किसने, चाइना ने, कम्युनिज्म के अंडर में, कलेक्टिव फार्म्स के अंडर में। फिर उन्होंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बनाई, यानी कि इंडस्ट्रीज, अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बढ़िया करा। फिर इन्होंने अपनी हैवी इंडस्ट्रीज बनाई। हैवी इंडस्ट्रीज कौन सी, जो पार्ट्स बनाती है बड़ी बड़ी मशीनरी के, प्लांट्स के, वो बनाना इन्होंने शुरू करा। द मॉडल वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से जितना पैसा बनाते थे, उससे ये इंडस्ट्रीज खोलते रहे, और इसीलिए आज चाइना इतना ताकतवर है। अब कभी कभी देखो, आपको अगर टेक्नोलॉजी चाहिए ना इंडस्ट्री बनाने के लिए, तो आपको क्या चाहिए, फॉरेन डॉलर चाहिए। डॉलर्स में आपको, अमेरिका वालों के तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो गया था, यूरोप में तो पता नहीं कौन सी सेंचुरी में आ गया था, इंडस्ट्रीज लग गई थी। तो उनसे सीखना पड़ेगा हमें कि भैया चिप्स बन रहे हैं या बड़े बड़े मास स्केल पे कपड़े बन रहे हैं, तो वो मशीनें कैसी बनी हुई है। तो टेक्नोलॉजी उनसे हमें खरीदनी पड़ती थी, मशीनें हमें उनसे खरीदनी पड़ती थी, इंडिया को भी चाइना को भी। अब वो फ्री में तो देंगे नहीं, पैसे में देंगे। वो को क्या पेमेंट एक्सेप्ट करते थे, फॉरेन डॉलर्स। वो तो चाइना पे थे नहीं ज़्यादा, थोड़े बहुत ही थे। तो इन्होंने क्या करा कि इनके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी होती थी। तो इन्होंने क्या करा कि आज के बाद से ना हम कुछ भी जो है बाहर से मंगाना बंद कर देंगे, हम सब कुछ अपने जो है कंट्री के अंदर उगाएंगे, बस जितना डॉलर हमारे पास होगा हम उससे टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। तो एज इट वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर दैट इट नीडेड टू बाय टेक्नोलॉजी ऑल गुड्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट, चाइना डिसाइडेड टू सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक गुड। तो पहले उससे जो चाइना कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें इंपोर्ट कराता था, सो जो रेडियो कराते हो या कोई भी चीज़ इंपोर्ट कराते थे बाहर के देशों से, इन्होंने डिसाइड करा हम वो भी बंद कर देंगे, खुद बनाएंगे, जिससे हमारी जितनी फॉरेन करेंसी है उससे हम टेक्नोलॉजी खरीद पाए। ये सिस्टम इन्होंने बनाया। तो सब कुछ अपनी कंट्री में उगाना शुरू करा, बनाना शुरू करा, और सिर्फ अपने डॉलर्स को यूज़ कर देते टेक्नोलॉजी लेने के लिए। तो कम्युनिज्म के अंडर में इनका जो स्टार्टिंग हुई थी, उससे इनकी कंट्री बहुत स्ट्रांग बन गई। इनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग हो गया, लोगों के पास जॉब थी, सोशल वेलफेयर बहुत अच्छा था। जैसे यूएसए का होता था, सबके पास जॉब है, सबको जो है एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ केयर मिल रहा है। और इनकी इकोनॉमी 5 से 6% जो बहुत अच्छा रेशियो होता है, उस पर हर साल बढ़ने लगी। बट प्रॉब्लम आई, इकोनॉमी तो बढ़ी 5-6%, साथ में भाई इनकी पॉपुलेशन भी उतनी ही बढ़ गई, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। अगर 5-6% इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब जॉब्स बढ़ रही हैं, लोगों को अच्छा लिविंग मिलेगी, बट इतनी पॉपुलेशन मिल गई तो उन जॉब्स के लिए लड़ाई होने लगेगी, इसलिए इन्हें इतना फ़ायदा नहीं मिला। दूसरा, चाइना को और प्रॉब्लम हुई, जैसे कि इनका जो एग्रीकल्चर था वो अब इंडस्ट्रीज़ के लिए उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, और इनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत स्लो थी, बहुत ज़्यादा स्लो, क्योंकि ये ट्रेड ज़्यादा नहीं करते थे। और पर चलो जो भी था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी क्यों हुई, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा राइज तो करी थी, बट पॉपुलेशन भी बहुत राइज कर रही थी। पर कैपिटा इनकम चाइना की बहुत लो थी, यानी कि एक इंसान जो कमा रहा है ना डेली बेसिस पे, वो बहुत ज़्यादा कम हुआ करता था। तो अब इन्होंने क्या सोचा, अब इनको लगा
1949 में बन गए थे ये कम्युनिस्ट नेशन। अभी नहीं लगा बहुत हो गया, कम्युनिज्म से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये हमें स्टक कर रहा है, तो अब हमें चेंज की ज़रूरत है। तो इन 1972 चाइना ने अमेरिका से रिलेशनशिप स्टार्ट करे। इन्होंने कहा अमेरिका को कि चलो आ हमारे यहाँ आगे इंडस्ट्री लगा लो, हमारे यहाँ आके हेल्प करो, हमारे यहाँ आके बिजनेस करो। उससे पहले इन्होंने क्या करा था, किसी कंट्री से मतलब नहीं रखते थे। 1973 में इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था जोहू एनलाई, उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स लाए। अब उन्होंने कहा मैं सब मॉडर्न करूँगा, अब कम्युनिज्म ख़त्म करूँगा। बट इन्होंने शॉक थेरेपी नहीं लगाई कि एकदम से एग्रीकल्चर को वो कर दिया मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेट काम फार्म ख़त्म कर दिए, स्कूल बंद कर दिए गवर्नमेंट वाले, ये सब नहीं करा। इन्होंने धीरे धीरे करा। तो इनके यहाँ शॉक थेरेपी नहीं लगी। पहले इन्होंने एग्रीकल्चर को करा, फिर इंडस्ट्री को, फिर बाकी चीज़ों को करा। ठीक है, तो ये जो इन्होंने रिफॉर्म्स लगाए थे, इनको इन्होंने क्या कहा था, 4 मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, की रिफॉर्म्स क्या क्या थे इनके। सबसे पहले इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। अपनी कंट्री के अंदर कुछ एरियाज़ को मार्क कर दिया कि यहाँ आ जाओ फॉरेन कंपनीज, यहाँ आ जाओ अमेरिका, यहाँ ले आओ मैकडोनल्ड्स, यहाँ ले आओ अपने डोमिनोज, यहीं आप कर सकते हो, बाकी देश में नहीं। इस एरिया में आप आराम से आके इन्वेस्टमेंट्स करो, MNCs लगाओ, कॉल सेंटर्स लगाओ। द स्टेट कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट स्टेट का भी, कंट्री का भी पूरा इंपॉर्टेंट रोल रहता था। जैन धीरे धीरे इन्होंने 1978 में इंट्रोड्यूस करी ओपन डोर पॉलिसी। तो अब क्या करा, धीरे धीरे इन्होंने चीज़ें लगाई। 1978 के इनके प्राइम मिनिस्टर थे डेंग जियापिंग। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लगाई और अब उन्होंने सिर्फ USA नहीं, हर कंट्री को कह दिया कि आप आओ चाइना के अंदर अपनी कंपनीज लगाओ। ठीक है, इससे चाइना की जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी वो धीरे 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 सॉल्व होने लग गई। एग्रीकल्चर को इन्होंने प्राइवेट करा 1982 में एंड इंडस्ट्री को प्राइवेट करा 1998 में। तो देखा कितना समय लगाया इन्होंने। पहले एग्रीकल्चर में कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम एंड करा 82 में, और 1998 में जाके इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट करा। वो सोवियत यूनियन की तरह बेच नहीं थी सड़कों पे इंडस्ट्रीज़ अपनी, नहीं, धीरे धीरे करा और सब गवर्नमेंट के अंडर में हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना ने अपने आप को क्या करा, अपने आप को मॉडर्न बना लिया, कम्युनिज्म खत्म करके अपने यहाँ कैपिटलिज्म लेकर आ गए। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ था, बहुत लोगों को हुआ बट अनइवन बेनिफिट था। तो नॉट एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम द रिफॉर्म्स। ठीक है, जैसे ही इन्होंने ये काम करा, अपना जो है मॉडर्नाइजेशन लाए, तो बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। 100 मिलियन पीपल वर लुकिंग फॉर जॉब्स इन चाइना। वुमेन फेस्ड पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इनके यहाँ बढ़ गया। इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कोस्टल एरिया बहुत बढ़ गई। रूरल एरियाज बैकवर्ड हो गए, कोस्टल एरियाज बहुत बढ़िया हो गए इनके, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करी थी। और जो इनकी इनलैंड रीजन्स थे वो थोड़े इन लोगों के वो भी डेवलप हुए, बट बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बन गई। कुछ है जिनके बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गए और कुछ बहुत पिछड़े हुए रह गए। अराउंड 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स, आपको ये लर्न करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, इनके यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया एंड इसकी वजह से चाइना को थोड़ा बहुत सेटबैक हुआ। बट इनकी इकोनॉमी तो स्ट्रांग हो ही गई थी ना। अब जैसे ही इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, चाइना ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाता है। फिर उन्होंने जापान, USA, एशियन, रशिया सबके साथ अपने टाइज बनाने शुरू कर दिए, सबके साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। और चाइना को अब क्या चाहिए था, अब चाइना क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था ना, तो ही वांटेड टू, यानी कि चाइना को अब क्या करना था, ताइवान को रीयूनाइट करना था थ्रू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये क्या कहते हैं, द ताइवान इनका ही है, तो इन्होंने अब ताइवान में भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना शुरू करा। इन्होंने धीरे धीरे एशियान को हेल्प करना शुरू करा। अपने पास इतना पैसा आ गया तो एशियान की मदद करने लगे, फिर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को मदद करने लगे ये इन कंट्रीज़ को। एंड चाइना ग्लोबल प्लेयर बन गया हमारी कंट्रीज़ का, वर्ल्ड की कंट्रीज़ का। जैसे अमेरिका करते हैं ना, किसी को परेशानी में हो जाके उसे चंदा दे देगा, ये काम करना चाइना ने भी अब शुरू कर दिया था। इससे क्या फ़ायदा मिलता है एक कंट्री को, उसकी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। विद दिस हम आते हैं अपने आगे की बातों पे कि इंडिया और चाइना का क्या रिलेशनशिप है फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक भी, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंडिया और चाइना। तो इंडिया और चाइना दोनों ही मेजर पावर्स थी ये वेस्टर्निज्म आने से पहले। हमारे यहाँ भी राजा थे, डायनेस्टीज थी, और इनके यहाँ भी थे। ठीक है, हमारी अपनी अपनी इकोनॉमी, कंट्री थी। ठीक है, और अपना अपना कल्चर था, और हम दोनों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करा था। बस आपने कभी कभी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चाइनीज़ ट्रैवलर इंडिया आते थे और इंडिया से कुछ लोग वहाँ जाते थे, बट हमारी कंट्रीज़ का आपस में बहुत ज़्यादा ट्रेड और बाकी चीज़ों को लेकर इंट्रैक्शन नहीं होता था। ठीक है जी। फिर जो है, जैसे ही हम लोगों, देखो आप चाइना का हम पढ़ते हैं
जैसे ही हमारे को आज़ादी मिली और चाइना को भी आज़ादी मिल गई थी, ये भी कंट्री बन गए थे, फिर हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है जी। तो चलो पढ़ते हैं चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कैसे हुए और ख़राब कैसे हुए थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, इंडिया में इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1947 में। और चाइना कब देश बना? 49 में। इन्होंने कम्युनिज्म लगाया, हमने पर वो नहीं लगाया था। हमने सोचा अब हम आपस में बातचीत कर पाएंगे। तो उस समय पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और जो है हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी चाइना के साथ वो बहुत अच्छी हुई थी। हिंदी चीनी भाई भाई ये जो एक स्लोगन है वो इसीलिए बना था क्योंकि चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो गया था। बट ये फ्रेंडशिप बहुत समय तक नहीं चली। अब वो क्यों नहीं चली वो आप सेकंड वाली बुक में और अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि जो है चाइना ने हमारे इंडिया के बॉर्डर पे हमला कर दिया था हमें बिना बताए। ठीक है, हमने सोचा भी नहीं, जैसे दोस्त पीछे से वार कर देना उस टाइप से चाइना ने हमारे साथ करा था। 1950 में चाइना ने जो है तिब्बत को कब्जा लिया था, एंड इससे इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन हो गई क्योंकि हमने भी कहा ये गलत बात है, आप दूसरे की कंट्री को जाके कब्जा रहे हो। अनदर इशू भी हुआ था इंडिया और चाइना का बॉर्डर को लेकर, जो आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो क्या हुआ था 1962 में इंडिया एंड चाइना का एक बॉर्डर से रिलेटेड वॉर भी हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी सारे हिस्से को कहा कि ये हमारा ही है। पहले ज़माने में ये हमारा ही होता था, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बाउंड्री अच्छे से मार्क नहीं थी। कौन सा एरिया है ये अकासी चिन्ह एरिया था लद्दाख रीजन का, और थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का एरिया भी था। ठीक है, इस वजह से इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ, एंड जो है तब से हमारे जो रिलेशनशिप्स थे वो काफ़ी ख़राब हो गए। कब हुआ वॉर? ये 62 में। 62 में चाइना और इंडिया का वॉर हुआ। बुक 2 में आप अच्छे से पढ़ोगे कैसे कैसे वॉर हुआ था, कैसे चाइना ने हमारे पे हमला करा था, और इस वॉर में हम हार भी गए थे चाइना से, और चाइना ने हमारे 2 एरियाज़ को कंट्रोल कर लिया। तो इस वजह से हमारे रिलेशन बहुत बेकार हो गए, और 1976 तक हमने आपस में कोई बातचीत करी ही नहीं। 1976 के बाद जब चाइना ने भी क्या करा था, मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म करे थे, ये भी खुद को बोल रहे थे, तब हमने इनसे बातचीत करनी दोबारा शुरू करी। फ्रॉम 1976 रिलेशन ग्रेजुअली स्टार्टेड इम्प्रूविंग। लेट 1970s चाइना ने क्या करा था, फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत चाइना से अपने रिलेशनशिप अच्छे करे, बट वो भी बहुत अच्छे नहीं हो पाए थे। ठीक है, फ्रॉम 1976 रिलेशनशिप थोड़े बहुत अच्छे हुए। ठीक है, बट जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे वो तभी भी नहीं सुधरे थे। 1981 में दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे से बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करने की कोशिश करी, बट उनका कोई रिजल्ट जो है वो नहीं निकला था। तो हमारी प्रॉब्लम क्या हुई, 1950 में जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई करा, 62 में इन्होंने हमारे 2 एरियाज़ पे कब्जा करा और हमारा इनका वॉर हुआ। 76 में डिप्लोमेटिक इन जो है बातचीत शुरू हुई, हमारे यहाँ से लीडर्स गए, इनके लीडर्स हमारे यहाँ आए, और 81 में बॉर्डर टॉक्स करे, जिनका कोई रिजल्ट जो है वो नहीं निकला था। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब 1981 तक का तो पढ़ चुके, उसके बाद आता है कोल्ड वॉर के टाइम की बात। तो आफ्टर द कोल्ड वॉर इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप काफ़ी इम्प्रूव हुआ। रिलेशनशिप इम्प्रूव कैसे हुआ, अब हम लोगों ने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को छोड़ के ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करना शुरू करा, क्योंकि अब दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे को एशिया का काफ़ी बड़ा मेंबर समझ रही थी। इंडिया में भी थी पॉपुलेशन, चाइना में भी, हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, इनके यहाँ भी आ रही थी, तो अब हमने आपस में ट्रेड लिंक करना शुरू करा। 1988 में राजीव गांधी जी दिसंबर में इनके यहाँ जाते हैं, एंड ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारे इंडिया की हिस्ट्री का। बोथ कंट्रीज़ ने फिर सोचा कि बॉर्डर पे अब हम पीस और ट्रैंक्विलिटी रखेंगे, एंड इन्होंने एग्रीमेंट साइन करे कल्चरल एक्सचेंज करने के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉपरेशन के। दे ऑल्सो ओपन द 4 बॉर्डर ट्रेड पोस्ट, 4 पोस्ट खोले हमने अपने, जिससे हम लोग आपस में ट्रेड जो है कर पाएंगे। उसके बाद से आज तक इंडिया और चाइना का ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, 30% एवरी ईयर बढ़ता रहता है। अगर हम बात करें 1992 का तो $338 मिलियन था, और अगर 2017 की बात करें तो $84 बिलियन हमारा ट्रेड था चाइना के साथ में। तो अब दोनों कंट्रीज़ ने एनर्जी रिलेटेड चीज़ों पे भी, यानी कि जो कोल है, पेट्रोलियम है, एनर्जी रिलेटेड चीज़ों पे भी जो डील्स करनी होती है तो उसमें साथ देते हैं, जिससे हम दोनों का ही फ़ायदा होता है। तो इंडिया एंड चाइना ऑफन टेक सिमिलर पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। WTO में भी कोई फैसला लेना होता है तो हम दोनों का सेम होता है, बट द सपोर्ट इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन ग्लोबल इकोनॉमी मैटर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि कैसे कोल्ड वॉर के बाद हमारे जो रिश्ते हैं चाइना के साथ में वो थोड़े बेटर हुए। ठीक है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमें पढ़नी है। अब आता है 1980
1948, ठीक है। हमारे इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू करा और चाइना इस चीज़ से डर जाता है। क्यों? वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ में जो है प्रॉब्लम चल रही है, तो इंडिया को न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने चाहिए। बट फिर भी हमने न्यूक्लियर वेपन रखे अपने पास में। एंड चाइना की मिलिट्री टाइज बांग्लादेश और म्यांमार के साथ काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो इससे हमें वरी होती थी कि तुम क्यों बांग्लादेश और म्यांमार जो हमारे पड़ोसी हैं इनके यहाँ पे दखलंदाजी कर रहे हो। हाउएवर इससे हमारा दोबारा कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। बॉर्डर टॉक अभी भी चल रहे हैं। मिलिट्री कॉपरेशन अब थोड़ा बढ़ गया है। लीडर्स एंड ऑफिशियल बोथ कंट्रीज एक दूसरे को विजिट करते ही रहते हैं। बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक हो चुका है अब चाइना और इंडिया के बीच में। आप जा सकते हो चाइना, घूम भी सकते हो, ट्रेड भी करते हैं लोग। कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन ग्लोबल इशूज़ इनकरेज कॉपरेशन। अब पहले तो बॉर्डर के ऊपर बहुत लड़ाई होती थी, अब क्या है जब हमने अपनी इकोनॉमी पे फोकस करा तो अब हम देशों के बीच का जो वो थे रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे हो गए। मेन रीज़न ऑफ डेट्रोइटेशन क्या है चाइना और इंडिया के बीच में? वो वही था जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे हो रहे हैं उनकी वजह से, ठीक है जी। नेक्स्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है और चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान इन द यूएन ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू टेररिज्म की वजह से भी हमारे इश्यूज डिट्रॉइट होते हैं। कई बार जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई यूएन में फैसला लिया जा रहा था कि इनका टेररिज्म है एंड ऑल दैट, तो चाइना जो है पाकिस्तान का साथ दे देता है। क्यों? जिससे इंडिया का भला ना हो। विद दिस हमने चाइना का भी पढ़ लिया कि कैसे चाइना एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुकी है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपनी पावर जो है साउथ कोरिया, ठीक है। तो साउथ कोरिया को भी कहा जाता है कि एक पावरफुल कंट्री है। तो कोरिया पहले दो पार्ट्स दो थी, ठीक है। फिर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अलग अलग हो गए, ठीक है। एंड कोरिया में जो है वॉर चला था 1950-53 पे एंड कोल्ड वॉर के बाद इनके यहाँ टेंशन्स बढ़ गई। बोथ कोरिया बिकेम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन 17 सितंबर 1991 को दोनों ही यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन जाती है। बट जो साउथ कोरिया है उन्होंने अपने आप को बहुत जल्दी डेवलप करा। 60s से 80s में साउथ कोरिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया और OECD का मेंबर भी ये बन जाती है। तो इनके यहाँ पे जो इन्होंने इतना अच्छा अपने आप को डेवलप करा उसको बोला जाता है मिरेकल ऑन द हान रिवर। 2017 में साउथ कोरिया की 10th लार्जेस्ट वर्ल्ड की मिलिट्री एक्सपेंडिचर बन चुका था, यानी कि इनकी मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब कोरिया जो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ उसकी क्या इफेक्टिवनेस थी? पहला जो है रीज़न इनका जो है इनके इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छे हैं, इनका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इनकी रूरल डेवलपमेंट हुई है और ह्यूमन रिसोर्सेज भी इनके यहाँ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और साउथ कोरिया में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे सैमसंग, LG, Hyundai जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। तो भाई वो सब क्या है? वो सब साउथ कोरियन ब्रांड्स और इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है। तो ये क्या है? ये इंडिया और साउथ कोरिया की इकोनॉमिक टाइज दिखा रहा है। दूसरे नेशन की सबसे हमारे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्रीज़ में से कौन सी है? जापान। कोई भी आप ये नाम सुनो, सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी, ये सब क्या है? ये सब जापानीज़ ब्रांड है जो हाई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाते हैं। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास ना ही नेचुरल रिसोर्सेज है ना ही रॉ मटेरियल है, तब भी इसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और ये OECD का मेंबर बना था 1964 में, 1 मार्क करें, याद कर लेना। 2017 में जापान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया वर्ल्ड की आफ्टर USA एंड चाइना एंड ये ओनली एशियन मेंबर है G7 ग्रुप का एंड इट इज़ द 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से जापान जो है एक थ्रेट बनता है, आप कहो एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म बनता है हमारा अमेरिका के लिए। नेक्स्ट जो है जापान की अगर हम बात करें, ये एक ओनली ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर क्या गिरा था? न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, ठीक है जी। और ये ना डिफेंस के ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं करते अपने मिलिट्री के ऊपर, तब भी इनका जो है ना मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। UN के अंदर ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, UN के बजट का दूसरा हिस्सा यही देते हैं। और जो है इनका USA के साथ में ना सिक्योरिटी अलाइंस है। उसका मतलब क्या है? पढ़ो यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 ऑफ द जापान की कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कहा है ये लोग कभी भी वॉर नहीं करेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेट करने के लिए, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसे ख़त्म करने के लिए वॉर पे कभी नहीं जाएंगे। तो इनकी मिलिट्री को ये ट्रेन नहीं करेंगे वॉर के लिए, फिर भी इनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी जगह कौन? इनकी जगह USA जो है वो जवाब देगा, ऐसा कुछ है। तो डिस्पाइट लिमिटेड मिलिट्री स्पेंडिंग, ओनली 1% ही अपनी GDP का मिलिट्री को देते हैं, तब भी जो है 7th लार्जेस्ट मिलिट्री है इनकी वर्ल्ड की, ठीक है। बट ये वॉर कभी भी नहीं करेंगे, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। विद दिस ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सारे के सारे नोट्स मेरे Instagram ID से मिल जाएंगे एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।